अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़ितम्। तो परोपकार क्या है, पुण्य क्या है? परोपकार। तो आपका गांव जो पारा है, हाँ, उसके पास ही दशहरी गांव वही अगर थोड़ी दूर पे काकोरी ब्लॉक ही था है अब तो दशहरी गांव जो दशहरी है वहीं से दशहरी हाँ वहीं से दशहरी। वहाँ 162 साल पुराना अब भी अलाइव हेरिटेज, मतलब जिंदा पेड़ है भी वो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। तो हम लोग शुक्ला जी से जानना चाहेंगे, शुक्ला जी दुनिया में फिर कहाँ कहाँ गए? नमस्कार, आत्मा की आवाज के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आत्मा की आवाज में एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनकी शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत अत्यंत साधारण परिवार में हुई, जिनके पिता पुरोहित का काम करते थे, जिनकी साइकिल की मरम्मत की दुकान हुआ करती थी। ये शख्स जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, ये 5 भाई बहन मिलाकर थे। बहुत ही साधारण परिवार था। वहाँ से ये निकले, इनके सपने बड़े थे। बड़े सपने देखने के बाद ये वहाँ से निकले। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, संघर्ष किया और लेकिन बड़े सपनों को देखना बंद नहीं किया। धीरे धीरे इन्होंने लखनऊ में ही, लखनऊ के आसपास लगभग 100 एकड़ ज़मीन ली, उसमें आम की बागवानी शुरू की। आज 350 किस्मों से ऊपर के आम इन्होंने डेवलप किए हैं, उगा रहे हैं। 12 महीने इनके यहाँ आम होते हैं। अनेक केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ, माननीय राज्यपाल के यहाँ और अनेक जगहों पर इनके दिए हुए पौधे स्वयं ये रोप कर आए हैं या इन्होंने भेजे हैं। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोला, 6 ब्रांचेस लखनऊ में, एक नोएडा में, और 8,500 बच्चे इनके विद्यालय में पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि आपकी शुरुआत सामान्य है, साधारण है, जीवन में झंझावात है, परेशानियां हैं, तो उनसे घबराना नहीं है। बड़े सपने देखते रहना है, उन बड़े सपनों को चेज करना है और एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद ही पीछे मुड़कर देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे कि वाह, सचमुच मैंने मेहनत की और सफलता ने हमारा कदम चूमा। मित्रों, स्वागत करिए आत्मा की आवाज़ में मैंगो मैन के नाम से जाने जाने वाले श्री सुरेश चंद्र शुक्ला यानी SC शुक्ला जी का। शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आत्मा की आवाज़ में। आत्मा की आवाज़ आज होने वाली है, आपके हृदय की बातें हम आपसे करने वाले हैं। हमने सुना है कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आप निकले। लखनऊ के पारा गांव में आपका जन्म हुआ, वहीं पर परवरिश हुई। पिता बहुत ही साधारण उनकी आर्थिक स्थिति थी। कैसे बचपन कटा आपका, मतलब क्या दिक्कतें रहीं, कैसे क्या परेशानियां रहीं? मिश्र जी, ऐसा होता है कि जब आप अभावों के बीच जिए हों और आपका जीवन बीता हो, तो उस समय बहुत सी ऐसी जीवन में विकट स्थितियां आती हैं जिसका आप सामना करने के लिए हिम्मत जुटाते हैं। 2 ही रास्ते हैं, या तो टूट जाओ या आप आगे बढ़ो। तो चूँकि जैसे अभी आपने बोला कि फादर मेरे बहुत ही सिंपल थे, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो छोटी सी साइकिल की दुकान हुआ करती थी, पुरोहित का काम करते थे। संस्कृत के वो बहुत ही अच्छे पंडित थे, बहुत ही धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते थे। उनको बहुत सारी पुस्तकें कंठाग्र थी, याद थी। अच्छा। और उस समय शास्त्रार्थ में मैं उनके साथ जाया करता था। वो बड़े बड़े लोगों से शास्त्रार्थ भी करते थे। क्योंकि पैसा ज़्यादा था नहीं, तो थोड़े में ही गुजर बसर होता था। कच्चा मकान होता था घर पे, बरसात में अक्सर वो गिर जाता था। तो हम भाई बहन एक वो जो पॉलीथीन होती थी उसी के टीले पे रख के अपना बरसात किसी तरह पार कर लेते थे। फिर उसके बाद फादर बीमार पड़ गए 1-2 बार, तो माताजी को भी कुछ काम करना पड़ता। जैसे जंगल में, गांव में घास ले आए या वो कुछ कर लिया, या हम लोग भी दूसरों के जानवर चरा लेते थे।
कुछ पैसा मिल जाता था, छोटे की बात है। जी। खैर ये सब होता रहा। तो उस समय चूँकि हमारे गांव के चारों तरफ आम बहुत थे, तो शुरू से आमों की बड़ी इसके प्रति श्रद्धा रही। और आम इसलिए भी श्रद्धा से हम लोग मानते थे कि इसको हम एक तरह से श्रेष्ठ फल मानते थे, जो हमारे जीवन के हर अंग से जुड़ा होता है। चाहे हवन में आम की लकड़ी लाना हो, चाहे आपको पत्ते के बंधनवार बनाने हो, चाहे पूजा करना हो, कुछ भी करना हो, उसका बड़ा महत्व होता था। जैसे हमारे त्यौहार होते थे तो उसमें भी कभी बरगद की पूजा होती थी, तो उसमें फूल आमों की, तो कुछ ऐसा जीवन बीता जहाँ आमों के संपर्क में हम हमेशा रहे। तो चूँकि ज़मीन और बागें तो थी नहीं अपनी, तो ये हुआ कि चलो किसी तरह उस समय हमें याद है कि आम लोग बेचते नहीं करते थे उस हमारे बचपन में। तो चौराहे पे जिनके यहाँ बाग हुआ करती थी या और लोग बड़े ज़िम्मेदार थे, वो ला के लड़ा पलट देते थे आम का। बैल के लाए, आम भर के आया और चौराहे पे पलट दिया गया। जब पलट दिया गया तो उसी से हम लोग टोकरे में ले आए, कोई कहीं ले आए, कोई कहीं ले आए। तो इस तरह से थोड़ा चलता रहा। फिर थोड़ा सा आगे जीवन बढ़ा, थोड़ा जैसे उम्र बीती, पढ़ने की उम्र शुरू हुई। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि शुरू से हम पढ़ने में भगवान की कृपा थी और लगन बड़ी थी पढ़ने में। तो मुझे याद बचपन में मैं जब अपने जानवरों को चराने जाया करता था, तो भैंस की पीठ पे पड़ अपने किताब बैठ के ले लिया, भैंस चल रही, मेरी पढ़ाई चल रही। फिर थोड़ा ग्रोन अप हुआ तो गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल था, तो 2-3 साल वहाँ पढ़े। फिर 5वीं के बाद फिर स्कूल नहीं था कोई, तो फिर एक लाल स्कूल होता था, नौबस्ता है, बहुत पुरानी जगह यहाँ। लेकिन उसमें समस्या थी कि कोई धनिया महरी का नाला हुआ करता था, बड़ा मशहूर है, राजा जी परम से गुजरता है वो, पुल है, नाला था। तो कच्चे नाले सब लोग जाते थे। हम लोग के गांव के और भी बच्चे होते थे साथ में, कभी कभी हैं, कभी नहीं भी होते थे। अब बरसात में बड़ी समस्या होती थी, तो सिर पर झोले बैग को रख लेते थे, किताबें भीग न जाए, पानी में ऐसे ऐसे चले गए। एक बार ऐसा हो गया कि मैं बह गया उसमें। अरे अच्छा। बैग कहाँ चला गया, सब हो गया। तब से मुझे पानी से बड़ा भय हो गया। खैर बच गए, दौड़े लोग बचा लिए, उठा लिए, पैर वैर सब ऊपर हो गए पानी में। अच्छा। तो वहाँ पे तो मुझे याद है जब मैंने 8वां पास किया वहाँ से, तो मेरे 99.5%, 99.5 नंबर थे 8वें में। 100 में से शायद 10-10 के होते थे मार्क। तो मैं उसमें, एक हमारे वाजपेयी साहब हुआ करते थे, उनके भाई रामेश्वर प्रसाद वाजपेयी के थे, वो DIOS हुआ करते थे। अच्छा। तो मैं उनसे लड़ गया जाके कि मेरा आधा नंबर कटा क्यों है। खैर एनीवे, अब पैसा था नहीं, हम पढ़ने में अच्छे थे, तो बच्चे भी बड़ा सम्मान करते थे। कभी कोई चाट खिला दिया, कभी कुछ कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो अपने पास इतना अभाव था कि वो खैर सपना हो गया। फिर जब मैंने 8वां पास किया तो फिर ये हुआ कि अब अगला कहाँ पढ़े। तो बाकी स्कूल तो थे अगल बगल, लेकिन वहाँ पे फीस ज़्यादा थी। तो मेरे पिताजी ने फिर मेरे लिए एक छोटी सी साइकिल बनाई, नए पुरानी साइकिलों से बनाई, छोटी सी बनाई। हाँ, अपने आप काट करके उसके साइज़ छोटे। अच्छा। अब भाई उस समय तो प्री प्राइमरी वगैरह हुआ नहीं करता था। तो 8वां पास करने मतलब 8 और 5 13 साल की उम्र थी। तो 13 साल के बच्चे के लिए साइकिल, और नाम कहाँ लिखा, पैसा चूँकि बहुत कम था वहाँ फीस। ये कानीकुब्ज कॉलेज हुआ करता था, अब भी है वो, जय नारायण डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज था साहब। वहाँ मेरा नाम लिख गया नाम वहाँ, चूँकि फ़ीस बहुत कम थी वहाँ पे। अब समस्या कि फ़ीस वो भी देने की स्थिति नहीं, जो कम थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। हाँ। तो साइकिल्स हम लोग आया करते थे। उस समय वो पारा से करीब वो 10 किलोमीटर के आसपास था। अब मानो 13 साल के बच्चों को साइकिल चला के आना, तो खैर इतना भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन खैर वो मैनेज हो जाता था। एक स्थिति ऐसी है कि स्कूल छोड़ने की नौबत आई। अच्छा। तो फिर मैं AP सेन रोड से गुजरता था, तो मुच्छड़ हमारे बिल्कुल मूँछों वाले थे, जय नारायण मिश्रा जी, गजब की पर्सनालिटी, गोरा चट्टा चेहरा, और मूँछें वो ऐसी गोल रखते तो लोग डरते थे उनसे। तो मुझे मालूम थे हमारे मैनेजर साहब की कोठी है, ये मुझे पता था। तो मैं एक दिन स्कूल न जाके उनकी कोठी में घुस गया। अच्छा। अंदर जी। अब गार्ड ने मुझे डांटना शुरू कर दिया, अरे तुम कैसे घुसा, ये मैंने बताया कि नहीं हमें मिलना है। तो खैर जब जोर जोर डांट रहा था, तो खैर मिश्रा जी को जाना होगा कहीं, वो निकल आए। तो मैंने फिर उनको अपनी आप बीती बताई।
तो मिश्रा जी ने कलम निकाला, पर्ची, उस समय बीएन पकरासी प्रिंसिपल होते थे, उनको लिखा, मतलब कुछ लिख दिया होगा उन्होंने। मतलब मैं केकेसी में मैंने इंटर तक पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम मुझे फीस देनी। क्या बात, इन्हीं अच्छे लोगों से दुनिया टिकी है, इन्हीं अच्छे लोगों से दुनिया टिकी है। तो फिर हुआ, फिर मैंने वहाँ केकेसी से इंटर किया, फिर बीएससी किया, एलएलबी वहीं से किया। अच्छा, एक ही जगह से द एंड हो गया। अब हुआ ये कि जब इंटर तक तो चला रहा, तो किताबें जैसे अमीनाबाद चले गए, वो पुरानी दुकानें तो हाफ रेट पे किताबें 30% पे ले आते थे। तो मैंने 5 ट्यूशन अपने गांव में लिए। तो ज़मींदारों के बच्चे थे 4 और 2-3 और पैसे वाले थे। तो उनसे जो पैसा मिल जाता था उससे हमारा सीनियर में फ़ीस की प्रतिपूर्ति होने लगी। खैर फीस वहाँ भी माफ़ थी, काफ़ी फीस में कंसेशन था उस समय भी। तो हुआ ये कि अब जब पैसा कुछ ज़्यादा बढ़ा, तो चूँकि पिताजी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो माँ ने अपने गिरवी जेवर वगैरह चेन वेन रख दिया था। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने किया, अपनी माँ की चेन छुड़वाई, अच्छा, जो गिरवी रखी थी ट्यूशन के पैसे से। फिर मुझे याद है यहाँ नजीराबाद में घड़ी की दुकान 80 रुपये की मैंने पहले घड़ी खरीदी उस ज़माने में। अवध क्लाक करके था, पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता। खैर इस तरह होता होता फिर चूँकि आम से और खेती बाड़ी से थोड़ा इंटरेस्ट था ही पहले, तो मेरे पिताजी कहते थे कि 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में, उनको याद रखना। पहला परोपकार, और बड़े परोपकारी थे। जो भी होता था अपने घर में किसी को या किसी की मदद करना, उनका जो उनके पास सीमित साधन थे वो किया करते थे, देखा करते थे हम। तो वो कहते थे अगर आपको कुछ समय के लिए कुछ आपको अर्न करना है तो आप फसलें बो। तो खेती तो थी नहीं हमारे पास, तो लोगों से हमने बटाई शुरू की लेना। अब थोड़ा हाथ पैर ठीक चलने लगे, भाई वगैरह थे ही साथ में। तो फिर मैंने खेती जब ली, कब की बात होगी लगभग? ये उस समय में 70 का दशक। इंटर के बाद बीएससी में 70 का दशक रहा होगा। हाँ ऐसे रहा होगा, मुझे ठीक ईयर तो नहीं याद है। मुझे याद है इंटर के बाद ही ये सब प्रॉब्लम आई थी ज़्यादा, तो बीएससी वगैरह ग्रेजुएशन में कर रहा था। तो वहाँ पे फिर जैसे खेती लिया, तो खेती में आधा हमें मिल गया, मेहनत अपनी थी, आधा बच गया। तो फसलों से काम शुरू हुआ। फिर जिससे बड़ी बागें हुआ करती थी, एक बड़ी मशहूर हलाल बाग होती थी हमारे, बहुत अच्छी वैरायटी होती थी। फिर मैं कई वर्षों तक मैंने उस बाग को ख़रीदा, फसल ले लेते थे। चूँकि ठाकुर साहब की बाग थी, उन्हीं के पोतों को मैं पढ़ाता था। क्या बात? तो वो पैसे नहीं मांगते थे हमसे पहले, वो जानते थे ईमानदारी से पैसा ही दे देगा। तो फसल बेच कर उनको तो थोड़ा सा धनराशि इकट्ठा होती गई। सुन रहे हैं आप कहानी, आज ये कहानी जो आप आत्मा की आवाज़ में सुन रहे हैं, ये मैंगो मैन की कहानी है, जिनको आज दुनिया मैंगो मैन के नाम से जानती है, जिन्होंने आम की 350 से ज़्यादा किस्में डेवलप की हैं और अनेक पुरस्कार, मुख्यमंत्री का पुरस्कार, राज्यपाल का पुरस्कार, बहुत से पुरस्कार जीते हैं। क्या संघर्ष था जीवन में, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर फसलें वाला हुआ बाग। फिर मैंने थोड़े से पहली बार एक ज़मीन खरीदी। उस समय ये दशहरी, लंगड़ा, चौसा 5-7 से 7 वैरायटी हुआ करती, तो उनके पौधे लगाए। फिर होते होते फिर पैसा थोड़ा ज़्यादा आने लगा, तो फिर थोड़ा सा मैंने खेती डाइवर्सिफाई, हाँ डाइवर्सिफाई का मतलब ज़मीनें खरीदना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। तब सस्ती ज़मीन, इतना महंगा अब तो लखनऊ कुछ छू ही नहीं सकते, बहुत महंगा हो गया। सस्ते रेट पे थी, और कभी ये किस्तों पे ले लिया ज़मीन, को उसने बेचा है कि भाई 5 साल में अदा कर देना है। ऐसे कर के होता रहा। फिर धीरे धीरे लैंड बढ़ती रही, तो फिर मैंने पहले बागी लगाना शुरू किया। उससे ठीक रिटर्न आया, बागों से अपना भी था और दूसरा साथ लेते भी रहे, बाहर के लोगों को भी लेते रहे। तो फिर बढ़ते तो पहले वो कहते थे अगर आप तुरंत 6 महीने में रिटर्न लो तो आप फसलें बो। तो जैसे अब खेती वेती में ठीक है, 6 महीने बोया, 4 महीने में आपको रिटर्न मिल गया। पेड़ लगाओ तो 100 साल तक मिलेगा। फिर ईश्वर की कृपा रही, कुछ ऐसा इंटरेस्ट इसमें बना कि बागें लगना शुरू हुई, तो रिटर्न अच्छा आने लगा। फिर दिल्ली वगैरह जाता था, फिर चाइना भी आम भेजने लगे हम उस ज़माने में। तो चाइना काफ़ी आम मैंने भेजा था उस समय। मतलब मेरे 1-2 ट्रक हमारे ख़राब हो गए, तब से बंद करेंगे। पेइंग कैपेसिटी इंडिया में भी अच्छी होने लगी, धीरे धीरे लोग अच्छा पैसा रिटर्न देने लगे, तो यहाँ फिर शुरू कर दिया। फिर उन्होंने तीसरी चीज़ कहते थे, पहला हो गया फसल, अगर 6 महीने लेना, अगर 100 साल तक लेना तो आप पेड़ लगाओ, बाग लगाओ, और अनंत काल तक लेना तो शिक्षा,
खास तौर से महिला शिक्षा, बच्चियों को शिक्षित करो। आज भी मेरे यहाँ नियम है कि बच्चियों को फ्री एडमिशन है, कोई हम पैसा नहीं लेते आज। अच्छा। लड़कियों के लिए कोई भी नहीं, किसी भी तरह का नहीं। गरीब बच्चों के लिए तो खैर जो सुविधाएं हैं ही अपनी जगह पे। तो वो सब होते करते स्थिति ये हुई कि ये 3 काम आप सबकी दुआओं से, लोगों के आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ता चला गया। फिर आया कि आम से इसको कैसे मल्टीपल गेन मिले किसानों को, क्योंकि किसानों के साथ बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम थी, ये अपने ऑर्बिट से निकलना नहीं चाहते। सपोज करो आम की कुछ वैरायटी ऐसी है, जैसे आपके यहाँ दशहरी, लंगड़ा, चौसा होगा, एक साल आया, अगले साल नहीं आएगा। बड़े बड़े पेड़ 30-30 फुट के आंधी आई, आधा आम नीचे गिर गया, डालें फट गई। दवा डाल रहे हैं तो उस पर स्प्रे ठीक से नहीं हो पा रहा, आप मैनेज नहीं कर सकते। हार्वेस्टिंग की भी यही प्रॉब्लम। तो एक बार मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिला, तो वहाँ मैंने अल्फांजो खरीदा। उस समय शायद वो 10 या 12 रुपए का होता होगा। तो 2 आम मैंने लिए, तो देखा इसमें तो अपने चौसा दशहरी के आगे तो कोई इसका मुकाबले नहीं है, फिर ये महंगा क्यों है इतना। उससे कुछ ऐसी प्रेरणा मिली कि फिर मैंने जहाँ मैं दुनिया में गया, या तो आम के पेड़ मिले तो लाया, नहीं तो उसकी गुठली आम खाया और आम लाद लाया, फिर उसको बोया। वो कहते हैं आम के आम गुठलियों में बांध। तो हम लोग शुक्ला जी से जानना चाहेंगे, शुक्ला जी दुनिया में फिर कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ होने वाले आमों की गुठलियां जेब में रखकर हिंदुस्तान आए, और लखनऊ में आने के बाद पारा के पास जो जमीनें हैं कहाँ कहाँ गए? तो नहीं, देखिए भगवान की कृपा से हम लोग करीब अब ढूंढते हैं, करीब 75% वर्ल्ड हमने घूम लिया बच्चों के साथ में। और कोई भी, जैसे फ्लोरिडा है, अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, बाली है, या जहाँ भी इस बेल्ट में, बैंकॉक है, जहाँ गया, बहुत जगह तो अलाउ होता है, लेकिन बहुत जगह नहीं अलाउ होता। नहीं, फल सब जगह अलाउ होता है, आप फल ला सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी गुठली बो दी। तो अब जैसे मान लो गया मैं, अब हमें सिंगापुरी चेरी लेना था। अब सिंगापुर में साहब वो पेनाल्टी है कि कई जगह तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ भी नहीं ला सकते आप, वहाँ क्राइम है, वहाँ आप अपराध मानते हैं। लेकिन बहुत सारे देश, तो जैसे हम यहाँ गए, सिंगापुर गए, तो अब उनके यहाँ $1000 होता था सिंगापुर चेरी का, अगर आप प्लांट कोई ले जा रहे हैं तो। फिर मैंने कहा भैया ऊपर जेब में रख लेते हैं, बोलेगा तो कहीं रसीद काट दो, कोई क्राइम तो ऐसा है नहीं। या जैसे ऑस्ट्रेलिया गए तो हमें मैपल लाना था, 6-7 किस्म के मैपल बहुत अच्छे वहाँ मिलते हैं कनाडा में, कनाडा में। तो पूरा दिन कस्टम में बर्बाद हुआ, पूरा दिन। क्यों? वो फॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा है ना वहाँ, ये पास कराओ, वो पास कराओ, फिर ये लाओ, पासपोर्ट जमा करो, फिर उस पर मोहर लगेगी, ये होगा, फिर वो कस्टम सर्टिफिकेट देगा, तब आप कैरी कर सकते हैं वहाँ से प्लांट या सीड वगैरह। तो आप लाए? वो लाए, मैं वहाँ से लाया, पूरा दिन ख़राब किया मैंने। यहाँ है मेरे पास है, बहुत बढ़िया, मेरे सुंदर हैं। कचरा या मैपल जो हमारा कश्मीर से लेकर के वहाँ तक का सब मेरे पास लगे, रंगीन मैपल है हमारे पास। या सिंगापुरी चेरी, बाली की लौकी है, ओलिव है, इटली का ओलिव लाया, ओरिजिनल इटली से लाया था मैं, पौधा लाया था वहाँ से। तो ये सब एक तरह समझो शौक़ की बात रही, और शौक़ भी जो बिल्कुल एक क्रिटिकल पोजीशन में पहुँचा, नहीं मैं लाना ही लाना है। एक दिन हमें मालूम है, इंडिया में गए तो बच्चों को पता है घर में कि एक दिन इनका नर्सरी में बीतेगा। तो वहाँ से अच्छे सिलेक्शन होते चलता गया। ऐसे मान लो चंदन है, अब लाल चंदन, पीच चंदन, सफ़ेद चंदन, बीरप्पन वाला चंदन, और वैरायटी के चंदन, रुद्राक्ष, इंडोनेशिया। बीरप्पन मतलब क्या चंदन? बीरप्पन का चंदन, इसमें ऑयल कंटेंट सबसे ज़्यादा था। वो बीरप्पन उन्हीं के पौधों की सप्लाई। तो बीरप्पन से ही लिया? नहीं, वो बीरप्पन चंदन का नाम ही बीरप्पन ही हो गया। तो सुन के डर गए? नहीं, आत्मा की आवाज से लोग डर जाएंगे, आपने वीरप्पन से चंदन वो वीरप्पन एक याद होगा ना, माफिया था ना चंदन का, चंदन तस्कर जिसको कहते थे, उसका उस प्लांट की असल में उसमें सबसे ज्यादा ऑयल होता है। अच्छा, जितने चंदन हैं उन सबसे ज्यादा ऑयल उस चंदन में है। तो मैंने बहुत सारे लगाए अपने यहाँ, उसका नाम ही वीरप्पन पड़ गया। तो इस तरह से मान लो रुद्राक्ष है आपका, इंडोनेशिया का रुद्राक्ष है जो माला पहनते छोटी सी, इंडियन रुद्राक्ष है, नेपाली रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष की सारी वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी जो टिपिकल चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे मैंने प्लांट करा, आम के अलावा। अब जैसे मान लो काली नीम है, काले बांस है, काले अमरूद हैं, काले केले हैं, काला आम है। तो काले की सीरीज में तो काले काले ढेरों मिल जाएंगे आपको, 5 ग्राम से लेके 5 किलो तक का आम है। तो वो वैरायटी है। तो आम 12 महीने होता है? 12 महीने आम होता है। इस समय भी है, अभी मैं परसों पॉलीथीन बैग बंधवा के आया हूँ कि उनको कीड़े डैमेज ना करें। तो होते होते क्या हुआ कि वो आम के क्षेत्र में हमें लगता है कि जब मैं थोड़ा, मुझे फील हुआ इसमें कि ये उपेक्षित फील्ड है। तो फिर सबसे पहले मैंने यहाँ एक, उस समय हमारे याद है, हमारे बड़े आदरणीय मुख्य सचिव आलोक रंजन साहब हुआ करते थे, एक बैठक में मुझे बुलाया गया आम ही के। तो फिर वहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। तो
उस समय फिर उन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश आम समिति का गठन किया। अच्छा। उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ। अरे वाह। उस उत्तर प्रदेश जो आम महोत्सव होता है लखनऊ में, वो मेरी मतलब मैं उसका अब एकमात्र सदस्य बचा, बाकी सारे अफसर तो रिटायर को सब गवर्नमेंट के लोग हैं। मतलब 2 किसान होते थे, तो उसमें एक हम हैं, एक दूसरे वो भी चले गए और एक दूसरे उनको नॉमिनेट किया गया, तो 2 ही लोग हैं उसमें। तो तब से वो सिलसिला चला। फिर वहाँ जो दशहरी का पेड़ था वो इतना बढ़िया पर्यटन, भाई लखनऊ में 2 चीज़ें, एक चिकन मशहूर है और एक दशहरी है। तो आपका गांव जो पारा है, हाँ, उसके पास ही दशहरी गांव वही अगर थोड़ी दूर पे काकोरी ब्लॉक ही था है अब तो दशहरी गांव जो दशहरी है वहीं से दशहरी हाँ वहीं से दशहरी। वहाँ 162 साल पुराना अब भी अलाइव हेरिटेज, मतलब जिंदा पेड़ है भी वो, और उसका नाम गांव का दशहरी है। अब कुछ लोगों को समझ में है तो दशहरी वही दशहरी वाला आम, तो दशहरी गांव को तो लोग भूल गए और दशहरी पेड़ आम जो है मशहूर हो गया पूरे संसार में। अब दशहरी में हुआ कि इन आमों में, या जैसे मैंने भी जिक्र किया, उन आमों में ये सब दिक्कतें हैं। आम बड़े अच्छे हैं लेकिन उनमें ये कुछ कमियां होती हैं। कलर नहीं है उसमें, उनकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी नहीं, अंदर से पिलपिला हो जाएगा या और सी कुछ हैं। तो मैंने उनको कहा इसको डाइवर्सिफाई करके और किसानों को प्रमोट किया। तो मैंने 7 राज्यों को चुना और 7 राज्यों में मैंने बहुत काम किया। जैसे पहला तो यही बताया कि जैसे आम महोत्सव शुरू करा, फिर दशहरी के पेड़ से आगरा एक्सप्रेसवे तक माननीय योगी जी की कृपा से 6 महीने के अंदर उन्होंने पूरा पक्का रोड बनवा दिया, लिंक रोड बन गया। फिर उसके बाद ये जो एक काकोरी ब्रांड आम था, इसके पहले दूसरा ब्रांड था, उसको हटा के, वो रिप्रेजेंट नहीं करता था यूपी को, उसका काकोरी ब्रांड करवाया, वो भी उन्होंने घोषणा कर दी। फिर इसी तरह बजट बहुत कम था, उनके बजट के बड़े प्रावधान किए गए। बहुत एयर में, कार्गो में, इधर उधर जाने में बहुत सारी ढेर सारी सुविधाएं मिली। मतलब ये सब शासन का सहयोग या उनका, आप कहिए कि किसानों के हित में उन्होंने बहुत ही अच्छे कदम उठाए। अब हुआ क्या कि जब हम इस नई पीढ़ी की बात करते हैं आमों की, तो उनमें सबसे पहले उसका कलर होना चाहिए बहुत अच्छा, हर साल फ्रूटिंग होनी चाहिए, और सबसे ख़राब चीज़ है सेल्फ़ लाइफ की। अगर सेल्फ़ लाइफ अच्छा नहीं तो आम आप बाहर भेज नहीं सकते विदेश में। तो जितनी वैरायटी चूज़ की गई उनकी सेल्फ़ लाइफ इनसे 3 गुनी ज़्यादा हो। अगर पका आम भी रख दीजिए तो 15 दिन आम खराब नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई आप लगा दीजिए, आपको भेजना है शिप से तो आप चला जाएगा, वो पकेगा, जब वहाँ जाएगा तो सड़ने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा, अब वहाँ जैसे मैंने 10-12 रुपये का आम लिया था, अब यहाँ 150 से 200 रुपये पर पीस आम मेरा बिकता है, बहुत सारे किसानों को बिकता है। तो उसमें मैंने से हिमाचल है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन जगहों में बड़ी बड़ी बागें मैंने लगवाई हैं, बहुत बड़ी बड़ी बागें। और यहाँ इन 5-6 राज्य मुझे सम्मानित कर चुके हैं। उड़ीसा सरकार कर चुकी है, गुजरात के माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी ने अभी 2022 का सम्मान हमें दिया, दिल्ली सरकार ने दिया, हिमाचल में दिया। तो वो बागें जो आपने लगवाई वो वहाँ के किसानों की बागें? वो वहाँ के किसानों की बात है, नहीं प्रमोशन तो मेरा है। नतीजा उसका देखिए, इम्पैक्ट क्या हुआ। जो पेड़ यहाँ आम का 30 रुपये में मिलता था आपको, इस समय वो पेड़ आपको 400 रुपये में नहीं मिलेगा नर्सरी में। तो आप तो महंगाई ले आए जी। महंगाई आ गई इससे तो? नहीं, महंगाई नहीं, प्रॉस्पेरिटी किसान की बढ़ी ना। पहले जो आम आज भी दिखे दशहरी में, आप देखिए सीजन में इतना आता है कि साहब वो आज से 15 साल पहले भी 15-20 रुपये किलो रेट था, आज भी 20-25 रुपये किलो है। तो इससे तो प्रॉस्पेरिटी नहीं आने वाली। अब वही ये आम 400 रुपये, अभी यहाँ ठेलों पे देखा होगा आपने सामने, ये जो आपका सीमेंस वाला रोड है, 650 रुपये किलो गया है। ऑस्टीन यहाँ बिक रहा था, लाल कलर वाला आम। ऑस्टीन है, सेंसेशन है, हेडन है, ये वैरायटी 3-4 वैरायटी। आप ही यहाँ से आते हैं? बहुत सारे हमारे यहाँ से लेते हैं, वो कई फ्रूट वाले मंडी वाले सब यहाँ देते हैं, सप्लाई करते हैं। तो क्या हुआ, अभी प्लाजियो में वो लोग फ्री करते हैं, वहाँ प्रेजेंटेशन करो, पब्लिसिटी करो। तो इस एग्जीबिशन से बहुत सारे लोगों ने जाना कि कैसे कैसे होता है। अब है तो इन सब चीज़ों में जैसे सर्वश्रेष्ठ आम है, सर्वाधिक वैरायटी है, सबसे सुंदर आम है, कई राज्यों में सम्मानित आम, वो सारे प्राइज आपकी झोली में आए। प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और हमारे CM, PM, DM जितने भी हमारे माननीय हैं, सबसे अप्रिसिएशन मिला। तो थोड़ा हौसला बढ़ा कि और करना चाहिए, और करना चाहिए। बाग लगे तो ऐसी आर्ट लगे जो हमें ईसा फाउंडेशन वाले हमारे सदगुरु जी महाराज 45 मिनट मेरी बाग में रहे, रामदेव जी वो बाग आए, अनुपम खेर, बहुत सारे हीरो हीरोइन कई फिल्मों के वो सब आना शुरू हो गए, राजनाथ सिंह साहब गए, आप भी शायद गए होंगे वहाँ, देखा होगा। तो हुआ क्या कि उससे एक इनकरेजमेंट मिला व्यक्ति को, यार इसमें देखो मैं तो कोई प्लान करके नहीं निकला था कि यार हमें ये करना वो करना वो करना।
तो इस तरह से वो अपना चलता रहा आम के क्षेत्र में। आम के साथ में अब शिक्षा पे आते हैं। तो शिक्षा पे हमें लगता जितने अच्छे सम्मान हैं, चाहे इकोनॉमिक टाइम के हों, टाइम्स ऑफ इंडिया के, हमारे 2 डिप्टी सीएम हैं, मुख्यमंत्री, सब ने सम्मानित किया इस फील्ड में। और जिसमें महिला शिक्षा पे हमने बहुत जोर दिया है। हमारे करीब 6 अपने स्कूल हैं, इसमें 2 ICSE और 4 CBSE स्कूल है। अभी ग्रेटर नोएडा मैंने 2 साल पहले खोला, वहाँ भी अच्छी स्ट्रेंथ मिल गई, 600-700 बच्चा हो गया हमारा वहाँ पे। तो वो सब एजुकेशन के फील्ड में हो गया। अब वो तीसरी चीज़ मेरे फादर कहते थे कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़ितम। तो परोपकार क्या है, पुण्य क्या है, परोपकार। तो मैं कभी इसको पब्लिसिटी नहीं करता। अब सोचो, आज से 44 साल पहले जब मैंने पारा का घर छोड़ा और राजाजीपुरम में बसा, तो मैंने सेवार्थ वृद्धाश्रम खोला। उसमें 25 से 30 वृद्ध रहते हैं। फिर जब राजाजीपुरम घर छोड़ा 2005 में, मैं गोमती नगर आया तो वहाँ मैंने खोल दिया। वहाँ भी 25-30 लोग रहते हैं। तो पिछले 44 साल से बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, सारी सुविधाएं, डॉक्टर से लेकर के कपड़ा, रहना, खाना पीना, अंत में अंत्येष्टि तक सब उसी में, फ्री ऑफ कास्ट। तो इसका कैसे पैसा कहाँ से आता? कोई पैसा नहीं। तो ये आप खुद पहले तो ये था कि जब पब्लिसिटी नहीं थी तो अपने यहाँ का इतना खुद ही राशन होता था कि उनके 2 कमरे भर दिए, चावल भर गया, गेहूँ भर गया, राशन भर गया। खाओ, कितना खाओगे, खा ही नहीं पाते थे। अब तो आप ही लोग इतना दे जाते हो कि नहीं खा पाते हैं। मतलब इतना लोग श्रद्धा उसके साथ रखने लगे। अब ये आनंदीबेन जी गई, सारा का सारा फर्नीचर से लेके, बेड से लेके, कूलर वूलर सब नया, हटाओ इसको, सब पूरा लग गया उनकी बदौलत। तो अब क्या है कि ये परोपकार है। तब होता क्या, रात में 2 बजे फ़ोन आ गया किसी SO साहब का, फलाना शुक्ला जी, वो महिला पड़ी हुई है, उसको देखो ठीक ठाक है, उसको हाँ ठीक भर्ती कराओ जाके। स्टेशन पे मिल गया, कोई वृद्ध है, भीख मांग रहा, कुछ कर रहा, ऐसे लोग हैं वहाँ। तो मैंने कोरोना में श्री राम सीनियर सिटीजन होम खोला। अच्छा। उसका केवल एक मकसद था, कई लोगों ने कहा कि जिनके बच्चे फॉरेन में हैं। अब हो क्या रहा समाज में सर, कि देखिए बच्चे आप काबिल हैं तो बच्चे भी काबिल हैं। जब बच्चे काबिल हैं तो उन्होंने अपना संसार बसा लिया, और कहीं फॉरेन चले गए तो लौट के आपके इंडिया नहीं आना, क्योंकि वहाँ यहाँ वो एडजस्ट नहीं हो सकते। तो पहले तो बड़ा अच्छा उनको लगता कि मेरा बेटा वाशिंगटन में है, मेरा बेटा कैलिफोर्निया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब हमें ज़रूरत होती है उनकी, कुटुंब साथ होना चाहिए, तो बच्चे हमसे दूर हैं। और यहाँ हम बड़ी बड़ी कोठियाँ बना लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि आप काबिल रहे, सब अच्छा है। लेकिन जब पति पत्नी तब रहे तब तक तो ठीक है, जिसमें से जहाँ एक उसमें से लुढ़का गया तो फिर वो जीवन बड़ा एकाकी में बीतता है, इनसिक्योर हो जाता है। मतलब ऐसी परिस्थिति आती है। मेरे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे घरों की माताएं रह रही हैं, उनके पिता तुल्य है, वो सब वहाँ रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने खोला श्री राम सीनियर से। बहुत ही अच्छा, कभी आप जाइएगा, दोनों जगह जाइएगा। अब उसमें कोई बच्चे फ्रांस में, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, उनके पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली, वहाँ रह रहे हैं, आराम से अपना बसर कर रहे हैं, आनंद से जीवन बीत रहा। सवेरे शाम तक इतना बिजी शेड्यूल होता है कि उनमें उनको फुर्सत ही नहीं, सोचने की नहीं फुर्सत कि हमारे परिवार में कोई और भी है, खाना पीना, रहना वहना सब। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, आप अपने यहाँ घर में देखिए कि हमारे यहाँ ख़ास तौर से हमारी जो घर में महिलाएं हैं, जो घर जिनको गृहलक्ष्मी कहते हैं, उनका जीवन का 70% हिस्सा घर की सफाई में, झाड़ू चौका पोछा, आज आया नहीं आई, खाना नहीं आया, सिक्योरिटी वाला, बिजली पानी, खाना, राशन खरीदना, ये इसी में बीत जाता है। और उसकी हम ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। वहाँ जाके एक थोड़े से अमाउंट में उनको इस चीज़ से फ्री हो गए, बिल्कुल भजन कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, कीर्तन चल रहा है, वेद चल रहा है, पुराण आ गए, गीता कहने वाले लोग आ गए, बहुत सारे समाज के ऐसे लोग जो मदद के लिए आते हैं। वो बिल्कुल फ्री, उनको पता ही नहीं खाना टाइम पे मिलेगा, 6-7 बार चाय नाश्ता खाना शेड्यूल बना हुआ है। हम घर पे नहीं मैनेज कर सकते अपने, तो वहाँ एक सिस्टम में वो आ गए और कंपनी मिली, सबसे बड़ी बात है। तो अपने उनका आराम से जीवन बीता। वैसे वृद्धाश्रम पर लोगों के 2 बातें हैं। एक, जो आप सेवा भाव से कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन कहते हैं वृद्धाश्रम जितने हैं सबको बुलडोजर लगाए गिरा देना चाहिए। इस कारण ये है उसकी, वो जो लोग कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि वो बच्चे जो जिनके माँ बाप हैं, ये उनका धर्म और दायित्व है, जिन्होंने उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। बिल्कुल सही। बुढ़ापे में उनकी उंगली अगर आप नहीं थामेंगे तो ये एक सामाजिक विद्रूपता के रूप में। देखिए, हम बच्चों से बहुत उम्मीद करते हैं। आप हमको एक बात का जवाब दीजिए कि हम बच्चों से उम्मीद तो बहुत करते हैं, क्या हमने संस्कार भी दिए उनको इस तरह? हाँ, वो आपका धर्म था, जिन्होंने नहीं दिए वो भुगत रहे हैं। भुगतने की एक और समस्या है
कि आप जिन बच्चों को आपके दुख सुख में, कुटुंब का मतलब क्या है कि दुख सुख में आपके पास खड़ा हो, जी, तब आपको बहुत अच्छा लगता था। बच्चे को मैंने 7,000 किलोमीटर दूर भेज दिया, बता रहे हैं साहब मेरा बच्चा तो फॉरेन में है। मुझे किसी ने एक किस्सा बताया शुक्ला जी, वो इसी प्रकार का वृद्धाश्रम है उनका, और बुजुर्ग पिता वहाँ रह रहे थे, बेटा ऐसे ही कहीं विदेश में था। तो जिनका वृद्धाश्रम था उनको लगा कि ये बुजुर्ग अब लगभग इनका अंतिम समय आ गया है। उन्होंने कहा कि बेटे को फ़ोन किया, कहा कि आपके पिता की स्थिति अच्छी नहीं है। तो बेटे ने पूछा आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि बहुत समय नहीं चल पाएंगे, हफ्ते 10 दिन। वो बेटा छुट्टी लेकर आ गया। पिता ने बेटे को देखा, वो जी गया। हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए। ये लड़का जो विदेश से आया था, एक गुस्से में वृद्धाश्रम जो चला रहे थे उनके पास गया और कहा आप तो कह रहे थे कि ये हफ्ते 10 दिन में, और ये तो बताइए। तो उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि आप तकिया ले जाइए, अभी इनका मुंह दबा दीजिए, अभी समाप्त हो जाएंगे। सही बात है। ये विद्रूपताएं जो समाज में फैलती जा रही हैं, ये दुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जड़ में हम ही लोग हैं। देखिए उसका एग्जाम्पल देखिए, हम अमेरिका में नहीं रह रहे हैं, वहाँ सुना है मैंने, मैं जानता तो नहीं हूँ, मैंने सुना है कि यार बाप बेटे को पैसा देता है उधार तो उसका ब्याज लेता है वो। जी होता है ना, सुना मैंने भी, ऐसा मैंने भी सुना है ऐसा। हमारे यहाँ राम कृष्ण की जिस धरती पे हम रह रहे हैं, राम ऐसे ही थे जिन्होंने एक बाप की जरा सी बात पे अपनी माँ से कहा, जब माँ उसके लिए सजा के वस्त्र हीरे और जवाहरात के, देखो तुम्हारा मुकुट कैसा लगेगा, सवेरे तुम्हारा राज तिलक होना है, तो क्या उन्होंने बोले, पिता मोह दियो कानन राजू, पिता की इच्छा मैं अब इस राज में नहीं, मुझे राजा बना दिया है बन का, और मैं ऐसा, ये आदर्श है। बिल्कुल ठीक। तो वो आदर्श कहाँ से मिलेगा आपको, संस्कार कहाँ से मिलेगा? ना हम अपने बच्चों को वेदों का ज्ञान कराते हैं, ना उपनिषद पढ़ाते हैं, ना रामायण पढ़ाते हैं, ना पुराण पढ़ाते हैं। वो तो और रामानंद सागर ने इतना मशहूर धारावाहिक बनाया, तो आप देखिए कितना इंटरेस्ट था नई पीढ़ी को कि रोड के रोड खाली हो जाते थे। तो हमने दिया तो है नहीं, उम्मीद हम बहुत कर रहे हैं, तो जो रिटर्न वही होगा जो आपने किया है ना। भाई सबसे बड़ी मैकाले की शिक्षा ली आपने, मैकाले की अपनी एक पॉलिसी थी, हम लोग इतने नासमझ रहे कि उसी के रंग में रंग गए। तो हम अब जबकि अपनी बातचीत के लगभग अंतिम सत्र में आ गए हैं, आपकी जो पूरी यात्रा रही, जो शुरुआत से लेकर आप आज तक आप यहाँ, अब जब वापस उस गांव आप जाते हैं अपने गांव, तो जहाँ बिल्कुल ज़मीन नहीं थी, जहाँ पर स्थिति खराब थी, वहाँ गांव के लोग अब आपको किस रूप में लेते हैं? देखिए बहुत अच्छा करते हैं, हमें गांव ने मिलकर सम्मानित किया। उस समय सम्मान था उनका, सेवार्थ सम्मान दिया हमें वहाँ गांव वालों ने, सारी पूरी भीड़ थी, उसकी बहुत अच्छी कवरेज भी हुई थी। तो उस समय हमारे एक आए थे एएसपी साहब वहाँ, तो एएसपी साहब अपना एक संस्मरण सुनाते थे जी। तो एएसपी साहब बोले, जब मैं गाँव जाता था शुक्ला जी, तो यार वो मेरा उम्र में छोटा था, लेकिन वो मेरा लगता था चाचा नहीं, मानने लगता था। हाँ। वो चाची, सही कह रहे हैं, चाचा कुछ सम्मानित लगता था। तो मैं अपनी खेत पे था और वो अपने खेत पे था, न उसने हमको सलाम मतलब नमस्ते किया और न प्रणाम किया, कुछ नहीं, वो हमको देखता रहा, मैं उसको देखता। फिर मैंने उसको बुलाया, तो उसने बोला कि देखो मैं हूं मान तुम्हारा, और तुम चाहे जितने बड़े हो गए हो कप्तान, तुम प्रणाम करो हमको। अपने गांव में अपने गांव इज्जत मिल जाए, बड़ी बात है साहब। तो मैं बड़ा भाग्यशाली कि पूरे गांव वालों ने हमको वो सम्मान दिया जो मेमोरेबल है मेरे लिए। और फिर मैंने अपने गांव में भी धार्मिक हमारी एक जगह है, उसका सिद्धिपीठ भुइयां देवी मंदिर नाम है, शायद आप गए हो या नहीं गए मुझे पता। तो मेरा गांव जब बना होगा तो खुदाई में वहाँ पे 4,500 साल पुरानी मूर्तियाँ मिली। तो 2 मूर्तियाँ थी अष्टधातु की, बहुत मैंने राज्य संग्रहालय में जमा करा दिया, मैंने कहा कोई चोरी कर ले जाएगा, अभी यहाँ है। और एक जो टूटी मूर्ति थी, जैसे कि लोग आते थे वो तोड़ देते थे, उसको मैंने मंदिर के बाहर स्थापित कराया, बहुत 4,500 साल पुरानी। वहाँ मैंने एक भव्य मंदिर बनाया, आर्किटेक्ट उसे डिजाइन करा करके, वहाँ सारे जयपुर से मूर्तियाँ लाया। हम मिस्टर शुक्ला ने 78 में उसका उद्घाटन कराया मैंने, मंदिर का भव्य मंदिर है। आजकल बड़ा शानदार 150-200 लोग शाम को होते हैं, भजन मंडली हो रही, कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सब धार्मिक अपना चलता रह रहा है। तो जीवन की शिक्षा क्या है? शिक्षा ये है कि आप किसी अच्छे इंसान की जीवनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल दूँ आपको।
सबसे पहले आप एक सीरीज बना लो, जिनके पास कुछ नहीं था, अपने लगन, परिश्रम और ईमानदारी के कारण। मैं बेईमानी की बात नहीं करता, हमारा लाभ शुभ होना चाहिए, अशुभ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ सब जगह कोट किया जाता है। आप हिम्मत न छोड़िए, आप हमेशा सफलता पाएंगे। और सफलता की सबसे बड़ी कहानी ये है कि जैसे जो हम लोगों पे प्रैक्टिकल गुजर रही है। मुझे एक मौका मिला जापान जाने का, तो जापान में मैंने देखा मोस्टली वो सीनियर सिटीजन 100 साल से ऊपर हैं, ज़्यादातर लोग। हम लोग 80, 85, 90 तक लुढ़क जाते हैं अपने कर्मों, अपनी सोच से, क्योंकि शरीर हमारा, कृष्ण जी तो 137 साल जीवित रहे और मारे गए, बहेलिया ने मारा उनको। और हम एज होने के बाद भी अंगदान करते हैं, वो अंगदान भी 50 साल काम करता है। इसका हमारा शरीर कम से कम 120, 140 साल का बना हुआ है, लेकिन हमारी थाट और खान पान के कारण इसको हम हमेशा कम उम्र इसकी बनाने में अपना योगदान देते हैं। तो उनसे मैंने सीखा कि खुश रहना, चाहे जो कुछ हो सब ईश्वर पे छोड़ दो। कहते हैं हमारे यहाँ क्या एक धार्मिक भावना है, अरे भगवान की मर्जी, मतलब आपका स्ट्रेस कम कर दिया, अरे भगवान की मर्जी थी, हमारा कोई रोल ही नहीं, आपने तो सब उस पर छोड़ दिया। तो वहाँ से मैंने सीखा। तो मैंने अभी मिश्रा जी मेरा बन गया 152 कमरे का, मैं 5 स्टार एक में ऐसा सीनियर सिटीजन होम बन के रेडी हो चुका है आलमबाग में। उसमें जीवन बीते का आनंद से आप सबको वहाँ रखूँगा आराम से। और क्या यार, बच्चे अपना रहे, हम लोग अपना। वहाँ बड़ी फील्डें हैं, लेक्चर है, बड़े बड़े प्लान है उसमें। कभी कुमार विश्वास पूछते हैं, अभी अवधेशानंद जी ने सम्मानित किया था, मैंने शायद फ़ोटो भेजा था आपको। तो उन्होंने कहा, तो वो कहते हैं बुलाओ, में वो बुलाओ, उनको बुलाओ। रामदेव जी कहते हैं आप कराइए करके, मैं आता हूँ। तो आनंद से बीतेगा जीवन उसमें। क्या बात। तो मैंगो मैन एस सी शुक्ला से हम बात कर रहे थे, तो मुनव्वर राणा के शेर के साथ अपनी बातचीत खत्म करें। जी जी। आम के बारे में मुनव्वर राणा साहब कहते थे कि हम इंसानों के हाथ की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आम के बारे में, आम कितना खास हो सकता है, इसके बारे में एस सी शुक्ला जी से आज हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। और हमने ये भी आपको बताने की कोशिश की कि एक सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति, अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर वो जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहता है, बड़ा का मतलब सचमुच बड़ा, विचारों से बड़ा, कर्म से बड़ा, और बाद में तो ईश्वर सब देते ही हैं, तो वो निश्चित रूप से बन सकता है। बस उसके लिए आपको, कहते हैं ना कि वो आंखों में यदि एक स्वप्न हो तो हम जीवन जी सकते हैं, मायूसी और लाचारी के घने मेघ भी छट सकते हैं, बस आशा का दीप नयन में हमें जलाए रखना है और हृदय में अपने अपने धैर्य बसाए रखना है। आशा और धैर्य का संगम एक दिन राह दिखाएगा, यही एक दिन हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। वत्सला पांडे की इन पंक्तियों के साथ हम आज आत्मा की आवाज़ को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्ला जी को बहुत धन्यवाद देते हैं अपनी आत्मा की आवाज़ हमसे शेयर करने के लिए, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए, हमें प्यार करने के लिए। पूरी आत्मा की आवाज़ की टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।